नंदलाल, जो गांव का प्रसिद्ध साहूकार था, अपनी तिजोरी से सोने की एक चेन निकाल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी थी। उसकी पत्नी चंपा उसे पीछे से रोकती है। ये सारे कीमती गहने लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हट जा चंपा, मेरे सामने से हट जा। मुझे मार के ही दम लेगी क्या? अब हट, जाने दे मुझे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। तुम्हें क्या हो गया है? अरे तुझे उससे क्या है? मेरा मन में जो भी करूं, चाहिए क्या तुझे? तुम इसे मुझे वापस कर दो, और जो इतना ही बांटने का शौक है तो ये सब मुझे दे दो। चंपा चेन छीनने की कोशिश करती है। नंदलाल उसे जोर से धक्का मारता है। चंपा का सिर जाकर मेज से टकराता है। वो दर्द से कराहती है। उसके माथे से खून निकलने लगता है। पागल चुड़ैल कहीं की, जान खा रखा है मेरा। इतना जरूरी काम है पर हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। वो चेन लेकर तेजी से बाहर निकल जाता है। चंपा लड़खड़ाती हुई उठती है, माथे से बहते खून को छूती है। उसकी आंखों में दर्द था। वो चुपके से नंदलाल का पीछा करने लगती है। ये वही शीतला देवी है जो सबको भली अम्मा लगती है। लीलापुर के बीचों बीच शीतला पकौड़े भंडार नाम से इन्होंने अपनी दुकान खोली थी। गांव का हर आदमी, क्या जिम्मेदार, क्या बढ़ई, सब इनके पकौड़ों के दीवाने हो चुके थे। कैसे हो अम्मा? कल आई नहीं, 2 बार लौट कर गया यहाँ से। अरे अब जल्दी 1 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो, कल से नहीं खाई है, मन बेचैन हुआ जा रहा है। हाँ बचवा, अभी लगाती हूँ। हर पकौड़े में हमरा बचवा सबके ही तो नाम लिया हुआ है। इलो बिटवा। आह, क्या जादू है अम्मा। अरे मन तो कर रहा है प्लेट भी खा जाऊं। तभी वहाँ धर्मपाल बढ़ई आ जाता है। अरे बस चौधरी साहब हमें भी कुछ अम्मा के पकौड़े नसीब होने दो। सुना है मैंने 2 खेत आपने सस्ते दामों में बेच दी। घाटा का सौदा था चौधरी साहब। शीतला अम्मा, मुझे भी 2 प्लेट लगा दो, और तुम्हारे पकौड़े खरा सोना है, खड़ा सोना अम्मा। अरे बिना खाए दिन नहीं निकलता। तभी एक छोटी सी बच्ची तारा भीड़ देखकर दुकान पर आती है। दादी, दादी। क्या है? दादी, मुझे भी पकौड़े दे दो ना, मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। पैसे हैं ये पकौड़े खरीदने के? नहीं दादी, पैसे तो नहीं है, आप बस थोड़े से दे दीजिए ना। तारा अपनी छोटी सी उंगलियों से शीतला की साड़ी पकड़ लेती है। बहुत भूख लगी है, थोड़े से बस दादी, प्लीज। शीतला देवी गुस्से में आकर अपना पैर जोर से झटक देती है। तारा दूर जाकर गिरती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। बैठ जाओ और चुपचाप खाओ। और तू, ए लड़की, देख मत जाइयो मुझे आगे से मेरी दुकान पे। सब लोग सहम कर वापस बैठ जाते हैं और फिर से पकौड़े खाने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तारा रोते रोते अपने पिता बलराम के पास जाती है, जो अपने खेतों में काम कर रहा था। पापा, पापा, मुझे चोट लगी है। अरे तारा, कैसे लग गई तुझे चोट? रो क्यों रही है इतना? पापा, मुझे पकौड़े खाने का बहुत मन था, तो मैंने पकौड़े वाली अम्मा से 2 पकौड़े मांगे, तो अम्मा ने मुझे धक्का दे दिया और भला बुरा भी बोला। चौधरी चाचा भी वहाँ थे। तुझे पकौड़े चाहिए थे तो तू मुझसे बोलती। तू गई क्यों वहाँ बेटी? लेकिन उसने तुझे धक्का देके अच्छा नहीं किया। 2 दिन नहीं हुए उसे इस गांव में पकौड़े वाली को, और छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, अब ये बात पंचायत तक जाएगी। अगली सुबह बलराम के शिकायत करने पर पंचायत बैठ चुकी थी। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे, जिसमें तारा, बलराम, चौधरी धीरेन्द्र, साहूकार नंदलाल और शीतला अम्मा भी थे। बलराम गुस्से से बोला, मुखिया जी, ये सब हमारे गांव में कब से होने लगा? इस पकौड़े वाली ने मेरी बेटी तारा को छोटी सी बात पे धक्का दे दिया और उसे बहुत चोट आई है। क्या छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। मुखिया जी, हमें न्याय चाहिए। इस बुढ़िया को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे बचवा, तुम ही का अनाप शनाप बोल रहे हो इस बुढ़िया के बारे में?
अरे इतनी ताकत कहाँ बची है मुझ में जो ये सब कर पाऊँ मैं। अपना गुजर बसर करने के लिए बस कुछ पकौड़े बेच लेती हूँ। इतना बड़ा इल्जाम तो मुझ पर मत लगाओ बचवा। नहीं, तू झूठ बोल रही है। अरे अरे, थोड़ा सब्र रखो बलराम। मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मुझे दोनों पक्षों की बात पहले सुनने दो। सीधे नतीजे पर ही मत पहुंच जाओ, उसके लिए हम हैं, पंचायत है। तो हाँ चौधरी साहब, मैंने सुना आप भी थे वहाँ उपस्थित उस दिन जिस दिन ये घटना घटी, और नंदलाल आप भी वहाँ मौजूद थे ना? जी मुखिया जी, हम उस दिन वहाँ मौजूद थे। मुखिया जी, मैं भी वहीं था। तो नंदलाल, आप बताइए कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था? हाँ बिटुआ, तुम ही मुखिया जी को सच सच बता दो कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। मुखिया जी, ये बलराम अम्मा के बारे में सरासर झूठ बोल रहा है। ये बलराम तो खुद चौधरी धीरेन्द्र की खेतों में चोरी करता है और बच्ची की आड़ में अम्मा पे इल्जाम लगा रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अम्मा ने उस दिन तारा को पकौड़े के 2 प्लेट दिए थे। तारा ने वहाँ पकौड़े खाए, फिर वहाँ से अपने घर चली गई। इस बलराम चोर को तो गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, निकालो इस चोर को गांव से बाहर। बलराम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस पकौड़े वाली पे तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। गांव वालों ने ये सब सच तुम्हारे सामने रख दिया है। ये पंचायत में तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए पंचायत तुम्हें माफ करती है, लेकिन अगली बार तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। शीतला देवी से माफी मांगो और पंचायत का वक्त जाया मत करो। आज की पंचायत यहीं खत्म होती है। लीलापुर गांव की शांति के पीछे एक भयानक राज छिपा था। कुछ दिनों से गांव के हर आदमी का व्यवहार बदल गया था। कुछ तो था जो आम लोगों की सोच से परे था। रात हो जाती है। उर्मिला देवी, जो कि चौधरी धीरेन्द्र की पत्नी थी, बहुत उदास बैठी थी। धर्मपाल की पत्नी प्रीति देवी उसके पास आती है। चौधरी साहब कहाँ हैं? वो तो शीतला अम्मा के पीछे पीछे गए हैं। पता नहीं उन्हें पकौड़े कब से इतने पसंद आने लगे। मेरे पति भी रात को तो अब देर से आते हैं। अजीब बर्ताव कर रहे हैं कुछ दिनों से। बड़े अजीब हो गए हैं ये मर्द। बातें छुपा रहे हैं, और ये सब तभी से शुरू हुआ जब से वो पकौड़े की दुकान खोली है। मेरे पति भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। कल बलराम की बच्ची तारा को अम्मा ने सबके सामने मारा। फिर क्या, बलराम इस बात को पंचायत तक ले गया, लेकिन वहाँ चौधरी साहब ने पंचायत में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि बच्ची की गलती थी, और अम्मा के पैर छुए और निकल गए उसके साथ अम्मा के ठेले पे। क्या चौधरी साहब ने झूठ बोला? आज तक उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। फिर ये बात उन्होंने मुझसे कैसे नहीं बताई? और तो और वो मुझसे कभी नजरें नहीं चुराते, पर कल से वो मुझसे नजरें चुरा रहे हैं। बात ही नहीं करना चाहते। कोई बात तो है प्रीति, कोई तो बात है जो ये सब हमसे छुपा रहे हैं। और मुझे तो लगता है उस बुढ़िया ने इन सबको अपना गुलाम बना लिया है। तुम ठीक कह रही हो उर्मिला, ये सब ठीक नहीं है। हमें देखना होगा ये बुढ़िया करती क्या है। उर्मिला, प्रीति और साथ में चंपा, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी, छिपकर शीतला के घर के पास पहुंचते हैं। दूर खेत में शीतला एक चारपाई पर लेटी थी। उसके आसपास चौधरी धीरेन्द्र, धर्मपाल और नंदलाल समेत गांव के कई आदमी नौकरों की तरह काम कर रहे थे। गांव की तीनों औरतें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो अपने अपने पति की असलियत जानती थी, पर वो दृश्य अविश्वसनीय था। ए चौधरी, तू जरा जाकर भैंसों का दूध निकाल दे। चौधरी धीरेन्द्र तुरंत उठकर बिना किसी सवाल के भैंसों का दूध निकालने लगता है। हे भगवान, घर पे उन्होंने कभी एक बर्तन तक नहीं उठाया और गैर औरत की भैंसों का दूध निकाल रहा है। अरे ओ धर्मपाल, तू जाके पानी दे मेरे खेतों में। धर्मपाल हाँफता हुआ खेत की ओर दौड़ता है। ये सब क्या है? ये क्यों मान रहे हैं इसकी बात? और नंदलाल, मुझे अपने घर की दीवारें ठीक करानी है और गर्मी बहुत है। मुझे कूलर लगवाना है। अपने घर से निकालकर मेरे घर पे लगा और तिजोरी से सारे गहने लाकर मुझे दे दे। और हाँ, पहले जाके मेरे कपड़े भी साफ कर। जी अम्मा। नंदलाल सिर झुकाकर जी अम्मा बोलता है और कपड़े साफ करने बैठ जाता है।
बाकी के सारे मर्द घर की सफाई झाड़ू पोछा कर रहे थे। ये सब देखकर चंपा से रहा नहीं गया और वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने पति नंदलाल को गुस्से में बोली, अरे आप ये क्या कर रहे हो? तुझे पता नहीं क्या कि मुझे कपड़े धोने में कितना अच्छा लगता है? अम्मा ने कहा है कपड़े धोने। मैं तो आज दिन भर कपड़े धोऊंगा। चली जा तू यहाँ से। ये सब छोड़ो और मेरे साथ घर चलो। क्या हो गया है आपको? क्या कर रहे हो आप ये सब? अरे नंदलाल, तुझे सिर्फ पाउडर खाना पसंद है क्या? हाँ अम्मा रुको, मैं अभी खा के दिखाता हूँ। अम्मा, इनको रोक लो भगवान के लिए। देखो, ये कपड़े धोने वाली पाउडर खा रहे हैं, ये मर जाएंगे। अम्मा, इनको बचा लो भगवान के लिए। चंपा अपने पति की जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से चली जाती है और उन्हें भी समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। 3 औरतें एक पेड़ के नीचे आपस में बात करती हैं। अब मुझे सब समझ आ गया। इसी बुढ़िया को गहने देने के लिए इन्होंने मुझे धक्का मारा था। बात ये नहीं कि ये क्या करवा रही है, बात ये है कि ये सब मान क्यों रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। आज इसे पूरा देखते हैं। और ये करती क्या है। रात गहरा जाती है। सारे मर्द थक कर शीतला के घर से निकल चुके थे। 3 परछाइयां उर्मिला, प्रीति और चंपा चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हैं। शीतला अपनी रसोई में जाती है। आखिरी आदमी के जाने के बाद तीनों औरतें दबे पांव दरवाजे के पास पहुंची। उन्हें पता था कि वो मौत के मुंह में झांक रही हैं। जैसे ही वो अंदर झांकती हैं तो देखती हैं कि शीतला देवी आलू काट रही है और तेल गरम कर रही है। पकौड़े तलने की छन छन की आवाज। वैसे ही औरतें हिचकिचाते हुए झांकती हैं। ये तो सब ठीक ही कर रही है। तभी शीतला अपनी अलमारी से एक काला कपड़ा निकालती है जिस पर लाल धागे से तिकोनी आकृतियां बनी हुई थी। वो नींबू और 7 मिर्च का गुच्छा लेती है। शीतला पकौड़ों की थाली में ऊपर से कपड़े को 3 बार घुमाती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है। ओम वशीकरणाय स्वाहा, मम आदेश आज्ञा, सर्वनर मम वशयम भवतु। वो थाली पर थोड़ा भस्म छिड़कती है और उसी तांत्रिक कपड़े से पकौड़ों को ढक देती है। बस अब इन पकौड़ों को खाकर ये मूर्ख मेरे आदेश को मानेंगे। चौधरी धीरेन्द्र से लेकर धर्मपाल तक सबकी जमीनें, सबकी दौलत सब मेरा होगा। मीनापुर गांव मेरा गुलाम गांव बनेगा और अब औरतों की बारी है। छोटू धीरे से वहाँ 2 नींबू लेकर आता है। अम्मा, फिर तो आप सबसे बड़ी मालकिन बन जाओगी ना, और मैं सभी गुलामों को काम दूंगा। हाँ रे, सब कुछ मेरा होगा, कोई ना रोक पाएगा मुझे। अच्छा, जा तू ही देना गुलामों को काम। तीनों औरतों के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये तो गांव को हड़पने चली है। हमारे मर्द इसके गुलाम बन चुके हैं। अब नहीं, आज इसे उसी के जाल में फंसाएंगे। शीतला देवी थाली से एक पकौड़ा उठाती है और आंखें मूंद कर उसमें फूंक मारने लगती है। ठीक उसी पल औरतें टूट पड़ती हैं। उर्मिला देवी उसका हाथ पकड़ती है। प्रीति देवी पीछे से उसके शरीर को जकड़ लेती है। चंपा वही पकौड़ा उठाकर जबरदस्ती शीतला के मुंह में ठूस देती है। शीतला की आंखें उलट जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। काले कपड़े से धुआं सा उठने लगता है और सारा जादू उसी पर उल्टा पड़ जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ती है और कराहते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तू ही सबको सच्चाई बताएगी। हर घर जाकर बता कि तूने कैसे सबको अपने जादू से गुलाम बनाया। फिर अपनी दुकान को अपने हाथों से आग लगा और हमेशा के लिए इस गांव से चली जा। हाँ, मैं सब सच बताऊंगी, मुझे जाने दो। अगले दिन गांव के चौक में सारे गांव वाले खड़े थे। शीतला देवी सबके सामने सब सच सच उगलती है। वो अपनी दुकान पर जाती है और अपनी दुकान में आग लगा देती है। आग की लपटें ऊंची उठती हैं। वो फटी फटी आंखों से गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उर्मिला, प्रीति और चंपा दूर खड़ी थी। उनकी आंखों में थकान थी, पर डर नहीं, सिर्फ जीत की चमक थी। वो एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। अब उनके मर्द उनसे नजरें नहीं चुराएंगे।